question is the states are arranged in the ascending orders in their seats allocated to them in the Rajya Sabha. You have to choose the correct sequence. तो आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा में जो टोटल सैंक्शन सीट है वो है 552, ठीक है, जिसमें अगर मैं बाइफरकेट करूं, 530 जो है वो स्टेट्स को मिले हैं, 20 जो है वो यूनियन टेरिटरीज को मिले हैं, और पहले जो 2 सीट्स थे वो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व थे। लेकिन इस ईयर में गवर्नमेंट, या फिर अगर बोला जाए तो एक अमेंडमेंट लेके आया गया है जिसमें एंग्लो इंडियंस के लिए जो रिजर्वेशन है उसको रिमूव कर दिया गया। क्लियर। और एक और आपको पता होगा कि लोकसभा में जो सीट्स का एलोकेशन है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि डिफरेंट स्टेट्स जो है उनका डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स है लोकसभा में। ठीक है, यहाँ पे आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि जिसमें सबसे लेस है उसमें सबसे पहले, और जिसमें सबसे ग्रेट है उसको सबसे लास्ट। क्लियर। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो होगा नंबर 1। नंबर 1 देखो, उत्तर प्रदेश तो एकदम क्लियर है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से यू हैव टू चूज वन। क्लियर। उसके बाद महाराष्ट्र है, देन वेस्ट बंगाल, देन तमिलनाडु। अगर मैं इसका आपको एग्जैक्ट ब्रेकअप बताऊं तो तमिलनाडु में 39 सीट्स है, वेस्ट बंगाल से 42 सीट्स हैं, महाराष्ट्र से 48 सीट्स हैं, और यूपी से 80 सीट्स हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा सीट्स का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। क्लियर। अब आप उत्तर प्रदेश के बारे में देख रहे हो तो ये भी जान लो कि उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएलए को इलेक्ट करती है, दैट इज 403। क्लियर हो रहा है। उसके बाद अगर आपने इतना जाना है तो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार का भी जान लो। तो बिहार जो है वो 40 लोकसभा सीट्स को गार्ड करता है और 16 राज्यसभा सीट्स को गार्ड करता है। उसी तरीके से जो लेजिस्लेटिव असेंबली है बिहार की उसमें 243 मेंबर्स होते हैं। क्लियर। आई थिंक दिस मच इंफॉर्मेशन विल बी सफिशिएंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द रॉन्गली मैच्ड पेयर्स, यानी आपको यहाँ पे जो भी पेयर रॉन्ग है उसको देखना है क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो आप, आर्टिकल 17 जो है वो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। क्लियर। जब आर्टिकल 17 के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक अम्ब्रेला ऑफ राइट्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज राइट टू इक्वालिटी के बारे में यहीं पे देख लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी में जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 14 टू 18 तक लाई करते हैं। आर्टिकल 12 जो है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और आर्टिकल 13 जो है ये उन सारे लॉज को वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल टेनेट के अगेंस्ट है। ओके, तो राइट टू इक्वालिटी में वी हैव 5 राइट्स। आर्टिकल 14 जो है दिस स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर। आर्टिकल 16 talks about equality of opportunity when it comes to public employment. आर्टिकल 17 तो अनटचेबिलिटी का है ही, और आर्टिकल 18 है abolition of titles except the military and academic titles. क्लियर, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। हमको यहाँ पे रॉन्गली मैच को चूज करना है। अब आर्टिकल 21 में आओ। आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन नहीं, राइट टू एजुकेशन के लिए एक सेपरेट आर्टिकल मेंशन है, दैट इज आर्टिकल 21A। आप में से कुछ बोलेंगे कि आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इसमें एक डिग्निटी का भी क्वेश्चन है, तो विदाउट एजुकेशन व्हाट डिग्निटी। कंप्लीटली अग्रीड। लेकिन अगर हमारे पास में 21A बोल के एक्सप्लिसिट आर्टिकल नहीं होता तो हम इसमें 21 को सही मान लेते, लेकिन एज ऑफ नाउ वी हैव आर्टिकल 21A, देयरफॉर दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्लियर। अब आर्टिकल 24 में आओ। आर्टिकल 24 जो है बात करता है अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर के बारे में, समझ रहे हो, ये बात करता है अबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। अब लेट मी टेल यू कि दिस इज नॉट व्हाट आर्टिकल 24 टॉक्स अबाउट। आर्टिकल 24 बात करता है कि कोई भी अंडर एज बच्चा जो है वो हजार्डस इंस्टीट्यूशन में काम नहीं करेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो और ये जो फोर्स लेबर है ये प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 23 में, विच मीन्स दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लेकिन हाँ, आर्टिकल 34 टॉक्स अबाउट मारिशल लॉ। अब जो मारिशल लॉ है वो, उसका सिंपल मीनिंग होता है मिलिट्री लॉ, यानी कि जब आपको ऐसा लगे कि आप अपने स्टेट को या कंट्री को सिविल लॉ से गवर्न नहीं कर सकते हो, सो देयर यू विल गिव अ फ्री हैंड टू मार्शल लॉ। क्लियर, ये दो करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 आर इनकरेक्ट, यानी इसमें बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी हैज वोन 4 सीट्स इन द बिहार असेंबली इलेक्शन 2020। तो बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 में HAM ने 4 सीटें जीती हैं। क्लियर। अब ये जो HAM है, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि बीजेपी
बीजेपी ने 74 सीट्स जीती हैं, जेडीयू ने 43 सीट्स जीती हैं, और सिमिलरली आरजेडी ने 75 सीट जीती हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने भी एक सीट जीता है। यानी इसका आंसर है HAN। क्लियर, आगे बढ़िए। द गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ नॉर्मल टर्म ओनली बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके पीछे का रीजन बताता हूं आपको कि उसको प्री मेच्योरली कैसे प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। बिकॉज गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, लेकिन प्रेसिडेंट इसको अपने डिस्क्रिप्शन पे अपॉइंट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स देम ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देयरफॉर कभी भी अगर प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जाके बोला कि आप किसी एक गवर्नर को एक स्टेट से हटा लीजिए, तो या तो आप उसको दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर दीजिए या फिर आप उनको ऑल टुगेदर टर्मिनेट कर दीजिए। दिस कैन बी डन ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गॉट इट, आगे बढ़िए। तो अब जो हमारा ये क्वेश्चन है ये बात कर रहा है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा के बारे में बात। ठीक है, तो मान के चलिए अगर लोकसभा के कोई मेंबर किसी इलेक्शन ऑफिस के लिए, किसी इलेक्शन ऑफेंस के लिए गिल्टी पाए गए, तो उस केस में उनके खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इनमें से कौन प्रोनाउंस करेगा, या हु इज गोइंग टू डिटरमाइन देयर डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, अभी जो ग्राउंड्स है ना डिस्क्वालिफिकेशन के ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्टोरल ऑफेंसेस, दे हैव बीन मेंशन्ड इन द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज आपको जानना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नाम मेंशन किए, इसके लिए एक अलग लेजिस्लेशन पास हुआ था, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट। क्लियर। अगर ऐसे किसी ऑफेंस के लिए अगर आप किसी भी मेंबर को गिल्टी पाते हैं, सो द डिस्क्वालिफिकेशन विल बी डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन दिस विल बी नॉट डन बाय हिम इन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी बट ऑल्सो विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। यानी इलेक्शन कमीशन उसको डिटरमाइन करेगा कि क्या वो इलेक्टोरल ऑफेंस के लिए डिस्क्वालिफाइड है, फिर वो उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को भेजेगा एंड देन द प्रेसिडेंट शैल डिस्क्वालिफाई द मेंबर। क्लियर। लेकिन मान के चलो आप, अगर हम किसी मेंबर को 10th शेड्यूल के वायलेशन के लिए डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, 10th शेड्यूल मींस एंटी डिफेक्शन। अब एंटी डिफेक्शन क्या होता है यहां समझो। मान के चलो कि कोई पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन नंबर ए, अगर उन्होंने एक्स पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद और जीतने के बाद उन्होंने वाई पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उन्होंने एक पार्टी से डिफेक्ट करके दूसरे पार्टी में आ गए। इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन। और एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर अगर आप किसी को गिल्टी पाते हैं, सो द डिस्क्वालिफिकेशन शैल बी डन बाय द आइदर स्पीकर ऑफ द हाउस इफ इट इज लोकसभा और द चेयरमैन ऑफ द हाउस इफ इट इज राज्यसभा। क्लियर, आगे बढ़िए। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के अभी चेयरमैन है बिहार देवेश चंद्र ठाकुर जी। क्लियर, आई होप आपको ये आइडिया होगा। अब देखो, बिहार में ना वी हैव बेसिकली बाइकैमरल लेजिस्लेचर, वी हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वी हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो एक परमानेंट बॉडी है और ये 6 ईयर्स के लिए रहती है। क्लियर। नाउ द टोटल नंबर, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में, दिस इज 75। ओके, आगे बढ़िए। In which among the following cases Attorney General of India does not have the right to speak as well as take part in the proceedings? देखो, यहां पे इन्होंने बोल रहा है कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें कि अटॉर्नी जनरल के पास कोई पावर नहीं है कि वो या तो बोले या तो वहां पे पार्टिसिपेट करे। सबसे पहले तो ये जान लो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ना, ही इज बेसिकली द लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जहां जहां गवर्नमेंट एक लिटिगेटिंग पार्टी होती है ना, जिसे आपने सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल श्रेया सिंघल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया मतलब यहाँ गवर्नमेंट एक पार्टी है, तो वहां पे गवर्नमेंट को कोर्ट में अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। और इनकी पावर्स का मेंशन किया गया है अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक चीज याद रखो, उनके पास में ये पावर है कि ही हैज द पावर टू स्पीक एज वेल एज टेक प्रोसीडिंग्स इन मैटर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, ज्वाइंट सेशन एज वेल एज पार्लियामेंट्री कमिटी। तो वो लोकसभा में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, राज्यसभा में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठते हैं किसी मैटर को डिस्कस करने के लिए, जो कि नॉर्मली एक ऑर्डिनरी बिल के केस में होता है।
ठीक है, तो यहां भी वो बैठ सकते हैं और पार्लियामेंट्री कमेटी में भी बैठ सकते हैं, लेकिन उनके पास में क्या पावर नहीं है, उनके पास में वोटिंग की पावर नहीं है। वोटिंग की पावर क्यों नहीं है? बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ दीज हाउसेज। तो अगर यहाँ पे ये इसके साथ साथ बोल देते डज नॉट हैव द राइट टू स्पीक, टेक पार्ट और वोट, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता। क्लियर? तो ये यहाँ सब जगह बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोटिंग की पावर इनके पास में नहीं दी गई। ठीक है। अब अटॉर्नी जनरल को एडवाइस करने के लिए और भी बहुत सारे लॉ ऑफिसर्स होते हैं, जिनको कि हम कहते हैं सोलिसिटर जनरल या फिर एडिशनल सोलिसिटर जनरल। नाउ, जैसे कि हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं अटॉर्नी जनरल, सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट में जो अटॉर्नी जनरल के काउंटर पार्ट है, उनको हम कहते हैं एडवोकेट जनरल। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। What is the maximum permissible number of seats in the legislative assembly in a state as per the constitution of India? अब देखो, आर्टिकल 170 of the constitution, this deals with the composition of legislative assembly of the state। ये बात करता है legislative assembly of states के बारे में, और इसने बोला है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉट मोर देन 500, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विच कैन बी प्रेजेंट इज 500, और जो लोएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 60 होने चाहिए। लेकिन देखो एक चीज और याद रखना है कि ये हमारा एक ब्लैंकेट नहीं है, ये ब्लैंकेट बैन नहीं है। ठीक है, अलग अलग केसेस में, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 द नंबर ऑफ मेंबर्स के नॉट एक्सीड 500 एंड दी कैन नॉट बी लेस देन 60। क्लियर? इसी में आर्टिकल 81 दिस टॉक्स अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय, देखो मनी बिल जो होता है वो इनमें से कहां इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो एक चीज याद रखो, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, लेकिन आफ्टर बीइंग इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा दिस कैन गो टू द राज्यसभा। राज्यसभा भी इस पर डिस्कस करता है, लेकिन ये लोकसभा का प्रेरोगेटिव है कि वो राज्यसभा के अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करे या ना करे। मनी बिल का जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है। एक और चीज याद रखनी, कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका जो डिसीजन है दिस विल बी टेकन बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं, जनरली हाउस का मतलब है लोकसभा, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल हमारा मनी बिल है या नहीं। क्लियर? और राज्यसभा में खाली यहाँ पे डिस्कशन करने वाली पावर है, वो अगर अमेंडमेंट दे भी रहा है तो ये बाइंडिंग नहीं होती है लोकसभा में। लोकसभा में एक्सेप्टेड और में रिजेक्टेड। एक और छोटा सा कैवियट है कि ओनली अ मिनिस्टर एंड नॉट अ प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर वो मेंबर है जो मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन एमपीज होते हैं, वो मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, केवल एक मिनिस्टर मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, आगे अगला क्वेश्चन देखिए। Which of the following constitutional amendment act added the term district planning committee? तो ये ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और एग्जैक्ट आर्टिकल का नाम है 243ZD। दिस टॉक्स अबाउट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, और ये हमने 74th अमेंडमेंट एक्ट, जिससे कि म्यूनिसपैलिटी का क्रिएशन हुआ था, उस पे हमने एक्ट किया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following years were the phase of annual plans instead of 5 year plans? तो देखो, आप सबको आइडिया होगा कि जब भारत हमारा आजाद हुआ, तब जब हमने जो इकोनॉमिक प्लानिंग फॉलो की थी इंडिया के प्रोग्रेस के लिए, दोज वेयर 5 year प्लान्स। ठीक है। तो जो पहला 5 year प्लान है वो 1951 में लॉन्च हुआ और वो 56 तक चला। दूसरा 5 year प्लान 56 to 61, तीसरा 61 से लेके 66। लेकिन अब देखो, आप लोग इस चीज को यहाँ पे अप्रिशिएट करना स्टार्ट करना कि इसके बाद में क्या होने लगा, कि इसके बाद में वी स्टार्टेड टू फेस सम प्रॉब्लम्स। जैसे कि उस टाइम पे हमने दो वॉर लड़ चुका था, एक चाइना के साथ वॉर हमने लड़ा था 62 में, और एक पाकिस्तान के साथ 65 में। उसके साथ प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट्स वगैरह आए थे, और भी बहुत सारे इश्यूज क्लियर हुए थे। तो 66 के बाद गवर्नमेंट ने 3 प्लान हॉलीडेज दिए थे, प्लान हॉलीडेज थे 69 तक। फिर इसके बाद फिर से अपना प्रोसेस चलते रहा। लेट मी टेल यू फिर उसके बाद क्या हो गया कि मेनी थिंग्स हैपेंड। जैसे 1989 के आसपास इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन स्टार्ट होने लगी।
क्लियर। और इसीलिए क्या किया गवर्नमेंट ने 1990 और 1992 के बीच में भी, 1990 और 92 के बीच में भी कुछ प्लान हॉलीडेज दिए, जिसे कि हम एनुअल प्लान कहते हैं। अब देखो, ये मैंने आपको स्टोरी क्यों बताई। 1992 के पीछे का रीजन था एनुअल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो जो एलपीजी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे, उसके लिए उनको उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में देखना था। देयरफॉर दो एनुअल हॉलीडेज उन्होंने वहां पे अपने दिए। उसके पहले मैंने आपको बताया 66 से लेके 69 तक। तो ये क्योंकि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन मान के चलो अगर कभी ये ऑप्शन में दे देता 1966 से लेके 69, 1990 से लेके 90, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, वेरी गुड। लेकिन अगर उसके साथ में ये ऑप्शन भी होता, सो देन द आंसर वुड हैव बिकम ऑप्शन नंबर ई। क्लियर। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके दिमाग में होना चाहिए। आगे बढ़ो। मार्ग मेंटोरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलियंस एंड ग्रोथ इज अ पोर्टल फॉर। तो मार्ग जो है ना, ये स्टार्टअप के लिए एक पोर्टल है। फॉर द स्टार्टअप दिस इज अ पोर्टल। क्लियर। अब चलो एक और चीज हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो कि जो पोर्टल है ना, दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय डीपीआईआईटी। ये डीपीआईआईटी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। और डीपीआईआईटी जो है, दिस इज अ डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। और इनका जो मेन मोटो है वो है स्टार्टअप को फैसिलिटेट करना। देयरफॉर वी हैव स्टार्टेड दिस प्लेटफॉर्म मार्क। ठीक है, आगे बढ़िए। व्हेन वाज द फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया इनिशिएटेड। तो सोचो, इंडिया की जो पहली हेल्थ पॉलिसी, आपको लगेगा कि जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमने स्टार्ट किया था, लेकिन नहीं। जो पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो हमने एज लेट एज 1983 में स्टार्ट किया था। क्लियर, समझ रहे हो आप। इसका जो मेन गोल था वो ये था कि दिस यूज टू फोकस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। ये प्राइमरी हेल्थ पे फोकस करते थे। ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो पहला नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसका फोकस क्या था, प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ। तो फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी 83 में पास हुई और उसका फोर्स था प्राइमरी हेल्थ के ऊपर। क्लियर। और अभी जो हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी लेके आए हैं, या मान के चलो जो आयुष्मान भारत है, वो ना केवल प्राइमरी हेल्थ पे बट ऑल्सो फोकसेज ऑन सेकेंडरी हेल्थ, टर्शरी हेल्थ। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When did the Chief Minister of Bihar नीतीश कुमार started the समाधान यात्रा। तो समाधान यात्रा इन्होंने चालू किया था जनवरी 5 को। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द वाल्मीकि नगर। डेट भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जनवरी 5। और ये वाल्मीकि नगर में एक छोटा सा विलेज, इसका नाम है दारूबारी विलेज। दारुआ बारी विलेज। और ये जो बेसिकली समाधान यात्रा है, ये वाल्मीकि नगर इन, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये है वेस्ट चंपारण। सारी चीजें के बारे में हमको पता चल गया, कौन से विलेज में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर। आगे बढ़िए। व्हाट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ द इंडियाज इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हो सकता है आपसे इकोनॉमिक सर्वे से बहुत डिटेल में क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन एग्जामिनेशन का फोकस है कि वो थीम ऑफ द सर्वे से पूछते ही है। जैसे कुछ वर्ष पूर्व क्या था कि गवर्नमेंट ने एक पिंक कलर का इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया था। तो अगर पिंक कलर का, इसके पीछे गवर्नमेंट का रैशनल था कि देयर फोकस इज ऑन प्रमोशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो उसमें जितने भी चैप्टर्स थे, यूनिट थे, उनमें कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट का एक एंगल था। जैसे वहां पे एक स्टेम का चैप्टर था, उसमें भी था कि किस तरीके से आप वेमेन का रोल स्टेम एजुकेशन में बढ़ा सकते हो। सिमिलरली 2021-22 में जो हमने रिलीज किया है, उसका मेन फोकस क्या है? उसका फोकस है अजाइल अप्रोच। क्लियर। छोटी सी चीज और जान लो कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये बनाया जाता है इकोनॉमिक डिवीजन, इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और जो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो इसको प्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अभी जनरली क्या कन्वेंशन है कि वी प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे बिफोर द बजट। ये नॉर्मल कन्वेंशन है। लेट अस सी कि आगे क्या होता है। अगले क्वेश्चन पे आओ। द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। चलो इस क्वेश्चन से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चला है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, दैट इज रिलीज्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद यूएनडीपी। तो इनमें से क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो उसमें कवर होते हैं? चलो सबसे पहले तो ध्यान रखो कि इसमें तीन जो है वो मेन पैरामीटर्स हैं, और बाद में सब उसके सब्सिक्वेंट पैरामीटर्स होते हैं। क्लियर। इसमें इन टोटल वी हैव 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस हैं हमारे पास, ऑफ हेल्थ, ऑफ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लियर है। अब उसके वी हैव टोटली 10 इंडिकेटर्स। 10 इंडिकेटर्स होते हैं उसमें। तो यहां पे देखो, सबसे पहले तो चाइल्ड मोर्टेलिटी न्यूट्रिशन इज ऑफ कोर्स इंक्लूडेड, एजुकेशन इज ऑफ कोर्स इंक्लूडेड, एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ कोर्स इंक्लूडेड। इसीलिए इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ई, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव इज
करेक्ट, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आप, हाउ मेनी टाइम्स बिहार हैज रिसीव्ड द कृषि क्रमन अवार्ड। तो बिहार ने टोटल 5 टाइम्स रिसीव किया है सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2011, ठीक है। और 2017-18 में बिहार को उसका लास्ट 2017-18 में बिहार को उसका लास्ट कृषि क्रमन यानी कि 5th अवार्ड मिला था। क्यों? फॉर द वीट प्रोडक्शन। तो इसका आंसर है 5, क्लियर। चलिए अगले पे आते हैं। बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू, ये रिलेट करता है फिश प्रोडक्शन से। पहले तो आपको इतना जानना है। इसके बाद ये याद रखना कि ये लिमिटेड स्पेस में फिश रियरिंग को प्रमोट करता है, क्लियर। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं ना कि हम बहुत बार टैंक में भी फिश को रियर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर। और जो एक्सक्रेटा और जो एक्सेस फूड है इसको हम लोग प्रोटीन सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इतना तो बहुत डिटेल हो गया। आप बस ये जानो कि लिमिटेड स्पेस में फिश प्रोडक्शन को जिस टेक्नोलॉजी से हम बनाते हैं उसका नाम है बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी, ओके। अगले में आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिलेशन टू जीविका योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ना। नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जीविका स्कीम को स्टार्ट किया था 2006-2007 में, इसीलिए इंडीड अ वेरी ओल्ड स्कीम। और इसके लिए उन्होंने कुछ सपोर्ट लिया था वर्ल्ड बैंक और कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ठीक है। वर्ल्ड बैंक वैसे भी डेवलपिंग नेशंस में इस तरह के प्रोजेक्ट को फंड करता ही है। इनका जो काम है, जो फोकस है, वो है रिलेटेड टू वुमेन डेवलपमेंट। देखो इसके और भी पैरामीटर्स है, आई एम नॉट टेलिंग कि बस यही है, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ 3 चीजें मेंशन्ड है वो गलत है। जैसे इट इज अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ केरला, नहीं, तो बिहार गवर्नमेंट की स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन फॉर फॉरेन एक्सपोर्ट्स, नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेन पर्पस बिल्डिंग रोड, बिल्कुल नहीं है। हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट जो है ये इसका वन ऑफ द फीचर्स है। अब आपका क्या रोल है कि आप जाके अपने एंड पे जीविका स्कीम को अच्छे से पढ़ोगे और जो इसका न्यूअर वर्जन लॉन्च हुआ है उसको भी आप इसके सारे फीचर्स को अच्छे से पढ़ोगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सेंसस 2011 के हिसाब से डिकेड ग्रोथ इन पॉपुलेशन इन बिहार, देखो यहाँ पे ना डिकेडल ग्रोथ रेट पूछ रहा है। अब डिकेडल ग्रोथ रेट क्या होता है? देखो इंडिया में जो सेंसस है ये हमेशा 10 वर्ष में होता है। तो 10 वर्ष में बिहार की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है वो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो वो जो अमाउंट है दैट इज 25.42%, क्लियर। वही अगर आप बात करो तो बिहार जो है दिस हैज द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें बोलो कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है मधेपुरा। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 31% का डिकेडल ग्रोथ रेट है। और सबसे लोएस्ट गोपालगंज, गोपालगंज, ठीक है, ये है 19%। अब अगर मैं आपको थोड़ा मेंस का भी फैक्ट बता दूं इसमें, अब आप इस डेटा को कैसे रिलेट करोगे? अब आप इसको रिलेट करोगे लिटरेसी से। गोपालगंज जो है यहाँ पे लिटरेसी रेट ज्यादा है मधेपुरा से, तो देखो यहाँ पे डिकेडल ग्रोथ रेट या पॉपुलेशन रेट कम है, ओके, नो इश्यूज। थोड़ा सेंसस के बारे में आपको पता होगा। 1872 में पहला सेंसस मेयो के द्वारा, उसके बाद में 1881 में पहला फॉर्मल एंड प्रॉपर सेंसस, क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। अकॉर्डिंग टू द बिहार फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट, द डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया, देखो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खाली क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, वो क्या देखते हैं, मैक्सिमम देखते हैं, फॉरेस्ट एरिया देखते हैं और डिस्ट्रिक्ट देखते हैं और जाके उसको टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। गेटिंग द पॉइंट? इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांका, क्लियर। अब बांका के हिसाब से प्रीवियस रिपोर्ट जो 2019 में आई थी, क्योंकि ये 2 वर्ष में एक बार आती है, अप्रोक्सीमेटली 75 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है। गेटिंग द पॉइंट? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज टर्म्स में 1.03% इंक्रीमेंट। तो आंसर इज बांका, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ओके। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन बिहार, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज में यानी कि शहरी जो है उसमें रहते हैं? तो सबसे पहले तो बिहार के बारे में जान लो कि बिहार में इटसेल्फ द रूरल पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली 88.71% और अर्बन पॉपुलेशन 11.29%। देख रहे हो आप यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। जो मिनिमम नंबर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है वो है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ समस्तीपुर, और ये एज लो एज 3.47% है, यानी कि 96.5% से ज्यादा लोग यहाँ रूरल एरिया में रहते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो आंसर इज समस्तीपुर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन होगा? आई होप आप इसको गेस कर सकते हैं।
पटना जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग शहर में रहते हैं। करीबन करीबन अगर मैं अप्रोक्सीमेट टर्म्स में बोलूं तो 25 लाख लोग के आसपास इस एरिया को अपना क्राउड करते हैं। गेटिंग द पॉइंट? आगे बढ़िए। टोटल नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी टाउन्स इन बिहार एज पर सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 के हिसाब से 139 स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं बिहार में, और 60 नॉन स्टैट्यूटरी टाउन्स। 60 नॉन स्टैट्यूटरी। अब जानना तो पड़ेगा स्टैट्यूटरी टाउन्स क्या होता है। ये वो टाउन है जिनके पास या तो एक म्यूनिसपैलिटी है, आइदर दे हैव अ म्यूनिसपैलिटी, और दे हैव अ कॉरपोरेशन, और दे हैव अ कैंटोनमेंट बोर्ड जहां पे मिलिट्री वाले लोग रहते हैं, और अ नोटिफाइड एरिया कमिटी। क्लियर? आगे बढ़े। डिविजन्स के बारे में भी जानोगे क्या? बिहार में इन टोटल वी हैव 9 डिविजन्स। 9 डिविजन्स। क्लियर? चलिए। इन विच ईयर ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड बाय द बिहार गवर्नमेंट? इसको अडॉप्ट किया गया था 2021 में। याद आ रहा है, कोविड के बैकड्रॉप में ऑक्सीजन क्राइसिस हो गया था बहुत, इसीलिए इसको अडॉप्ट किया गया था। और बिहार जो है ना वो बेसिकली फर्स्ट ऐसी गवर्नमेंट है जिसने इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को भी अडॉप्ट किया है। इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी अंडर द नेशनल बायोफ्यूल्स या नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स एक्ट ऑफ 2018। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार इज नॉट कवर्ड बाय द बागमती प्लेन? तो जो गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है ना, ये बागमती प्लेन के द्वारा कवर्ड नहीं है, लेकिन क्या कवर्ड है उसमें? सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है। क्लियर? और ये जो रीजन है ये फेमस है अपने चॉर्स के लिए, फेमस फॉर इट्स चॉर्स। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द तीसरी हिल्स रेंज इन झारखंड? झारखंड का जो गिरिडीह जिला है वहां पे एक तीसरी हिल है, वहां से रिवर ओरिजिनेट होती है, और जो जमुई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू बिहार में जाती है वो रिवर का नाम है क्यूल रिवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक और छोटा सा फैक्ट जान लो अगर जानना है तो। क्यूल जो है दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, और जो फल्गु रिवर है ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो गया से पास करती है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे देखिए। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हरही पॉन्ड इज सिचुएटेड? तो बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में ये हरही पॉन्ड है। दो और लेक हैं, एक है देखो मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूं, वी हैव गंगा सागर लेक। एक तो गंगा सागर लेक है, और दूसरा है दीघी लेक। दूसरा है दीघी लेक। ठीक है, इसी एरिया में। अब आप अगर बिहार के टोटल के बारे में बात करो तो और भी अलग अलग लेक है। फॉर एग्जाम्पल कांवड़ लेक ऑफ बेगूसराय, घोरा कटोरा लेक ऑफ नालंदा। ठीक है, चलिए। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। अभी हमने रिसेंटली लास्ट ईयर इसके डेफिनेशन में कुछ चेंजेस लेके आए। यही पूछ रहा आपसे कि ये चेंजेस क्या क्या है। फॉर द पॉइंट तो देखो, माइक्रो इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़, स्मॉल स्केल में 10 करोड़, ये पूछा जा रहा है। तो ये तीनों एक सही स्टेटमेंट है, बहुत ही फैक्चुअल है, कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अगले में आओ। Which among the following group of crops is being grown in 70% of the total cropping area of Bihar? तो बिहार के टोटल क्रॉपिंग एरिया के 70% में हम राइस और वीट उगाते हैं, और उसमें भी जो मेन अपना प्रोपोर्शन है वो राइस का है। और ये डेटा हमको दिया है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में। गॉट द पॉइंट? आगे बढ़े। और अगर कुछ जाना है तो बिहार गवर्नमेंट या बिहार स्टेट का जो टोटल क्रॉप एरिया है वो 5.71 मिलियन हेक्टेयर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट कीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार? कैपिटल सिटी ऑफ बिहार क्या है? पटना। इनमें से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो पटना को बॉर्डर करता है? तो इसका है आंसर नंबर ए, नालंदा, जहानाबाद, बेगूसराय, वैशाली। एक और छोटा सा फैक्ट अगर मैं आपसे पूछूं, ये मुझे बताओ, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विच बॉर्डर पटना, खाली नंबर बताओ। और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विच बॉर्डर नेपाल, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विच बॉर्डर वेस्ट बंगाल, सिमिलरली झारखंड, सिमिलरली यूपी। यही है। तो चलो, पटना के साथ 9 डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, नेपाल के साथ 7, वेस्ट बंगाल के साथ 3, झारखंड के साथ जो बॉर्डर शेयरिंग होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8, और यूपी के साथ भी 8। ओके,